हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 की 6th क्लास छठा अपना क्लास है ये, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांजिशन मेटल्स। लास्ट टर्न पे हमने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कुछ बताया था और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग्स को समझाया था। आज हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और इसकी कैलकुलेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे करनी है इसको पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब मेटल आयन को 6 लिगैंड के मध्य रखा जाता है तो लिगैंड क्षेत्र में की वजह से धातु आयन के डी ऑर्बिटल्स दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, T2g और Eg। दोनों ऑर्बिटल्स के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है उसको हम डेल्टा O या 10dq होता है। Eg कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर 3/5dq 6dq या और T2g कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर 2/5 डेल्टा O या 4dq की कमी होता है। जब स्प्लिटिंग हो जाती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन T2g कक्ष में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अतः इसे माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और इसे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जो कुल ऊर्जा निष्कासित होती है उसे हम क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। T2g और Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करके CFSE की गणना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना की जाती है। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर कि किसी मेटल के कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Da+B, जहाँ A T2g कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और B Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो A इलेक्ट्रॉन के कारण उत्सर्जन ऊर्जा -dq और B इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्सर्जन ऊर्जा +dq × B है। तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन CFSE -4a + 6b dq है। सपोज D0, D5 हाई स्पिन और D10 इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास संकरों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 0 होता है, अतः विभाजन में कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि P माध्य युग्मन ऊर्जा हो तो युग्मन ऊर्जा कपलिंग एनर्जी क्या होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, तथा संकर में m युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो संकर की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -4a + 6b dq + mp। इस फॉर्मूले से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। उच्च चक्रण संकर और निम्न चक्रण संकर में हम देखते हैं d इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो d इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 है तो T2g 1 Eg CFSE -dq। संकुल में T2g व Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2g 1 Eg 0 CFSE -4dq। अगर यहाँ पर 2 d इलेक्ट्रॉन है तो T2g Eg 2 और 0 -10dq और यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है आपकी माइनस। निम्न चक्रण में भी यही होगी। उच्च चक्रण में D3 है अगर तो T2g 3 Eg 0 12dq सेम रहेगा आपका निम्न चक्रण संकर में। 4 में आपका T2g 3 Eg 1, पहले हम देखते हैं हमेशा सिंगल फील्ड होगा, तो यहाँ पर T2g 3 Eg 1 तो ये 6dq हो गया और T2g 4 निम्न चक्रण में इसका मान 16dq होगा +p। और 5 में हम देखते हैं तो T2g 3 Eg 0 ये 0dq हो जाएगा, लेकिन निम्न चक्रण में ये 20dq + 2p। फिर हम देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है तो T2g 4 Eg में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये -4dq + p हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि -24dq + 3p हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है
उच्च संकर में dq के वैल्यूज़ इस तरह से हैं, -10 dq + 2p -12 dq + 3p -6 dq + 4p 0 dq + 5p, और लोअर में 18 dq + 3p 12 dq + 3p 6 dq + 4p 0 dq + 5p है। तो हमने इस फॉर्मूले में रखकर और हमने निम्न गणनाओं को किया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2Tg व Eg कक्षकों में d इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है। d इलेक्ट्रॉन में T2g और Eg कक्षक के वितरण दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला, क्रिस्टल शील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी T2g और Eg कक्षकों में मध्य ऊर्जा अंतर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है। दूसरा, माध्य युग्मन ऊर्जा P, दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा माध्य युग्मन ऊर्जा कहलाती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में डेल्टा लिगैंड की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि अगर लिगैंड प्रबल है तो CFSE का मान ज़्यादा होगा और वहीं लिगैंड दुर्बल है तो CFSE का मान कम होगा। तो इस प्रकार दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला, जब लिगैंड दुर्बल क्रिस्टल क्षेत्र से हो, जब लिगैंड की उपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग कम होती है, इसलिए T2g और Eg कक्षकों के बीच में भी ऊर्जा का अंतर कम होता जाता है। दुर्लभ लिगैंड की उपस्थिति में मान युग्मक ऊर्जा का मान डेल्टा से ज़्यादा होता है, यानी डेल्टा इज़ ग्रेटर देन P। इसलिए T2g और Eg में इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण हुंड के नियमानुसार होगा और बनने वाला संकुल उच्च चक्रण या चक्रण मुक्त संकुल कहलाएगा। उच्च चक्रण या चक्रण मुक्त संकुल या चुंबकीय आघूर्ण मुक्त धातु आयन के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा, अर्थात दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में d इलेक्ट्रॉन का वितरण मुक्त धातु आयन के सदृश होता है। उदाहरणार्थ COF6 2- अर्थात यहाँ पर F एक दुर्बल लिगैंड है। कोबाल्ट +3 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास T2g4 Eg2 होगा। लेकिन जब लिगैंड प्रबल क्षेत्र का हो तो ऐसी स्थिति में प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में d कक्षकों का क्रिस्टल शेड स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगा, डेल्टा इज ग्रेटर देन P होगा। प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले 2Tg कक्ष में जाएंगे और उसके बाद युग्मन होता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन Eg कक्ष में भरे जाएंगे और बनने वाला संकुल निम्न चक्रण या चक्रण युग्मित संकुल बनाएगा। इन संकुलों का चुंबकीय आघूर्ण मुक्त धातु आयन के चुंबकीय आघूर्ण से कम होता है। उदाहरणार्थ कोबाल्ट के साथ हमने यहाँ पर NH3 अमोनिया लिगैंड रखा है, ये प्रबल लिगैंड है, इसलिए डेल्टा O का मान ज़्यादा होता है P से, अर्थात कोबाल्ट +3 आयन का कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2g Eg0 होगा। यहाँ पर हम इसको चित्र के अनुसार देख लेते हैं। प्रबल और दुर्बल अष्टफल के लिगैंड क्षेत्र में T2g और Eg कक्षकों का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये T2g कक्षक है और ये Eg कक्षक है। यहाँ पर हमने d कक्षकों का दुर्बल क्षेत्र में विपाटन हुंड के नियमानुसार देखेंगे। ये हुंड के नियमानुसार यहाँ पर आप देखिए कि जब T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से 4 और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हैं। ये कोबाल्ट का आपका 5 ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर है। अब इसको आप, ये दुर्बल क्षेत्र के लिगैंड COF6 की स्थिति है। अब इसको हम प्रबल क्षेत्र का लिगैंड जो कि अमोनिया की स्थिति के साथ देखते हैं, तो हम देखते हैं d ऑर्बिटल सभी 6 इलेक्ट्रॉन E2 कक्षक में है और यहाँ पर Eg कक्षक में 0 है। तो यहाँ पर जो डेल्टा O की वैल्यू है वो अधिक होती है प्रबल क्षेत्र में। प्रबल एवं दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगैंड T2g एवं Eg कक्षकों में d इलेक्ट्रॉन्स का वितरण इस तरह से समझाया गया है। ये पूरी टेबल में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं प्रबल क्षेत्र में निम्न चक्रण या चक्रण युग्मित संकुल में डेल्टा का मान P से अधिक होता है और दुर्बल क्षेत्र उच्च चक्रण या चक्रण संकुल में डेल्टा का मान P से कम होता है। और इसमें हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन के भरने को समझेंगे। जब D1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम देखते हैं कि D1 इलेक्ट्रॉन होने पर T2g Eg0
T2G EG 0, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। D2 होगा तब भी सेम है, D3 होगा तब भी सेम है, D4 होगा तब। EG में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2G में ही जाएंगे प्रबल क्षेत्र में, और यहाँ पर हमारे EG में भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसी तरह से 5 में, 6 में, 7, 6, यहाँ पर 6 के बाद जब तीनों ऑर्बिटल पेयर हो जाएंगे तब EG कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जबकि यहाँ पर T2G5 EG2 रहेगा, यहाँ पर T2G4 EG2 रहेगा। फिर इसके बाद T2G6 ये 2, तो यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों सेम है, और यहाँ पर चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, d ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कक्षों में सेम पाया जाएगा। तो उपरोक्त सारणी से क्या निष्कर्ष निकलते हैं ये देखते हैं हम। लिगैंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल, D1, D2 और D3 विन्यास में इलेक्ट्रॉन पहले T2G कक्षक में जाते हैं। D8, D9, D10 विन्यास में पहले 6 इलेक्ट्रॉन T2G में और उसके बाद बाकी EG कक्षक में जाते हैं, चाहे लिगैंड प्रबल हो या दुर्बल हो। दुर्बल और प्रबल लिगैंड क्षेत्र में D1, D2, D3, D8, D9, D10 इलेक्ट्रॉनों में T2G और EG कक्षक का एक समान है। ये हमको ऊपर की टेबल में दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रबल और दुर्बल लिगैंड में D4, D5, D6, D7 में इलेक्ट्रॉन विन्यास भिन्न होता है T2G और EG कक्षकों में। तो D4, D5, D6, D7 विन्यास में दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रबल लिगैंड क्षेत्र वाले संकुलों या उच्च चक्रण या चक्रण मुक्त संकुल तथा प्रबल लिगैंड क्षेत्र वाले संकुलों के निम्न चक्रण या चक्रण युग्मित संकुल कहलाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत में पॉलिंग के उन बाह्य कक्षक संकुल जिनको आयनिक संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल जो सहसंयोजक संकुल का नाम दिया जाता है। D1 से D3, D8 से D10 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों लिगैंड क्षेत्रों के समान होती है, इसलिए इन्हें उच्च चक्रण या निम्न चक्रण का प्रश्न पैदा नहीं होता। उच्च चक्रण संकुल का अनुचुंबकत्व निम्न चक्रण संकुल से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो चक्रण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जानते ही हैं चुंबकत्व को प्रभावित करती है। जहाँ डेल्टा का मान ज़्यादा है P से वहाँ निम्न चक्रण तथा जहाँ डेल्टा का मान कम है P से वहाँ उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। उदाहरणार्थ क्रोमियम H2O6+2 आयन के माध्य युग्मन ऊर्जा P = 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स है तथा डेल्टा O का मान 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस संकुल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की गणना करनी है और कौन सी अवस्था ज़्यादा स्थायी है ये बताना है। तो हम देखते हैं क्रोमियम आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4, उच्च चक्रण संकुल के लिए D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G3 EG1 होगा। CFSC इसका -0.4 × 3 3 इलेक्ट्रॉन है तो 0.62 × 1 कैलकुलेट करने पर हम देखते हैं 1.2 + 0.6 तो कुल मिलाकर ये हमारा 0.6 डेल्टा Q हो जाता है। तो 0.6 × 13,900 का मान रखते हैं तो हमारे CFSC वैल्यू 8340 सेंटीमीटर फॉर हाई स्पिन आती है। निम्न चक्रण में हम देखते हैं T2G4 EG0, तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया तो ये 1.6 × 13,900 प्लस 2350 P 1P है, तो यहाँ पे 2350 को जोड़ते हैं तो यहाँ CFSC की वैल्यू आती है हमारी 1260। तो उच्च चक्रण के लिए CFSC का मान निम्न चक्रण संकुल के CFSC के मान से ज़्यादा है, अतः उच्च चक्रण संकुल स्थायी होता है। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमने डेल्टा O > P ये वैल्यू दिखाएगी। दूसरा युग्मन ऊर्जा P का मान डेल्टा 0 से ज़्यादा है, इसलिए चक्रण ऊर्जा यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कोबाल्ट साइनाइड और कोबाल्ट फ्लोराइड आयन के लिए डेल्टा O का मान 33,500 और 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। इनकी युग्मनज ऊर्जा का मान 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। इनमें से कौन सा संकुल उच्च चक्रण और निम्न चक्रण का होगा और क्यों? इनके हम दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर उच्च चक्रण T2G4 EG2, निम्न चक्रण T2G6 है। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 7600
और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निम्न चक्रण के लिए -17,400 सेंटीमीटर इनवर्स हमको मिलती है। तो कोबाल्ट साइनाइड आयन में निम्न चक्रण संकुल के लिए CFSC का मान 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स है। उच्च चक्रण संकुल में 7600 सेंटीमीटर इनवर्स से ज़्यादा है, अतः निम्न चक्रण संकुल स्थायी होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम कोबाल्ट के फ्लोराइड का देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T2G6Eg0 निम्न चक्रण, T2G4Eg2 जो है उच्च चक्रण है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 31,800 और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 15,800 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू आती है, जो बताती है कोबाल्ट फ्लोराइड उच्च चक्रण संकुल बनेगा, क्योंकि इस बनाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमने दोनों उदाहरणों से देखा कि कोबाल्ट साइनाइड आयन है वो निम्न चक्रण संकुल के लिए CFSC का मान और उच्च चक्रण संकुल से ज़्यादा है, अतः निम्न चक्रण संकुल बनेगा। कोबाल्ट फ्लोराइड में हम देखते हैं कि निम्न चक्रण का मान उच्च चक्रण से ज़्यादा है, तो यहाँ पर निम्न चक्रण का मान जो है COSU उच्च चक्र, तो यहाँ पर धातु आयन के विन्यास में क्योंकि इसे बनाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल बनेगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, आज हमारा जो टॉपिक था मुख्य रूप से कहाँ से शुरू किया था हमने, जो वापस हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उसकी गणना CFT के अनुसार हमने की थी। T2G और EG कक्षकों में हमने इसको देखा था कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गणना करेंगे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सूत्र से उनकी गणना को समझा उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल के लिए। इस टेबल में जो भी हमारे को बिंदु स्पष्ट हुए उनको हमने स्पष्ट किया। बाद में हमने देखा कि लिगैंड दुर्बल क्रिस्टल क्षेत्र के हों और लिगैंड प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र के हों, तो ऐसी स्थिति में कौन से क्रिस्टल क्षेत्र के जो लिगैंड हैं उनमें स्प्लिटिंग कम होगी, ऊर्जा अंतर कम होगा, और हम देखेंगे कि कौन से आयन का संकुल यहाँ पर बनेगा। इसका हमने स्प्लिटिंग को समझा। उसके बाद प्रबल और दुर्बल अष्टफलकीय लिगैंड क्षेत्र के हमने इस अष्टफलकीय लिगैंड क्षेत्र को रखते हुए हमने कैलकुलेशंस की। किसकी कैलकुलेशंस की हमने, कि कौन सी अवस्था ज़्यादा स्थायी है। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनने में हमने इनकी कैलकुलेशन की CFSC के मान को। यहाँ पर हमने कोबाल्ट साइनाइड और कोबाल्ट फ्लोराइड के उच्च और निम्न चक्रण अवस्था में CFSC को कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमने कोबाल्ट फ्लोराइड में कोबाल्ट धातु आयन के उच्च और निम्न चक्रण अवस्था में जो है CFSC को डिस्कस किया। तो आज हमने ये सब चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट टर्म पे हम आपको अगली क्लास लेंगे, उसमें आगे का बताएंगे।